हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मोटिवेशन। तो आज हम यहाँ यूपी आरवीएनएल में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता? तो ऑप्शन है ए फ्रीक्वेंसी, करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। तो मल्टीमीटर से हम फ्रिक्वेंसी को नहीं माप सकते हैं, करंट, रेजिस्टेंस, वोल्टेज को माप सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर से आवृत्ति नहीं मापा जा सकता, बल्कि प्रतिरोध, धारा तथा वोल्टेज मापा जा सकता है। ओम मीटर से हम रेजिस्टेंस को माप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन है स्मॉल हॉर्स पावर मोटर, वेरिएबल स्पीड मोटर, हाई स्पीड मोटर, ओपन फ्रेम टाइप मोटर। यदि हम इस क्वेश्चन को आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे, यदि हम आपको एक साइकिल को धक्का लगाने को कह दे तो आप आराम से लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम आपको कह दे कि आपको एक ट्रक को धक्का लगाना है तो आप नहीं लगा पाएंगे, या आप लगाएंगे भी तो वो आगे नहीं जाएगी। इसलिए हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि आप कम अश्व शक्ति यानी कि कम हॉर्स पावर एचपी की मोटर को आप ब्रेक टेस्ट में यूज कर सकते हैं, और हाई स्पीड वाले मोटर को ब्रेक टेस्ट में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसको ब्रेकिंग के लिए बहुत ही उच्च क्षमता का यूज करते हैं। इसलिए इसका आंसर यहाँ हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटर शाफ्ट को सपोर्ट देने के लिए जिस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है वह सामान्यतः है। तो इसका आंसर है बॉल बेयरिंग। बुश बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, नीडल बेयरिंग ये नहीं यूज करते हैं। बॉल बेयरिंग अथवा अगर आपको मिल जाए रोलर बेयरिंग तो भी ये सही है, रोलर बेयरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में पोल कोर से बांधे जाते हैं, रिवेट के द्वारा, ब्रासिंग या वेल्डिंग या काउंटर संक स्क्रू। तो इसका आंसर है काउंटर संक स्क्रू द्वारा। तो आप नीचे देख सकते हैं कि डीसी जनरेटर में पोल शू काउंटर संक स्क्रू द्वारा पोल कोर से बांधे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में लोड पर क्षेत्र में एयर गैप फ्लक्स वितरण कैसा होता है? मान लीजिए ये एक डीसी जनरेटर है और ये आपका आर्मेचर है और ये आपका मेन पोल है। तो एयर पूछ रहा है कि एयर गैप फ्लक्स यानी कि यहाँ पर ये जो एयर गैप होते हैं यहाँ पे बीच में, इधर आपका पूछ रहा है। तो इधर का आपका जो गैप फ्लक्स, आप इससे याद कर सकते हैं कि इसने पूछा एयर गैप फ्लक्स, तो फ्लक्स का ऑप्शन आप एफ से खोज सकते हैं कि फ्लक्स का जो पूछता है तो फ्लैट टॉप्ड होता है। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि डीसी जनरेटर में लोड पर क्षेत्र में एयर गैप फ्लक्स वितरण फ्लैट टैप्ड होता है, तथा प्रत्यावर्ती धारा में साइनसॉइडली वेव होता है। जो आप एसी में आप देखेंगे, एसी में तो ये इसमें एयर गैप फ्लक्स भी आपका यहाँ पे एसी ही होगा, यानी कि अल्टरनेटिंग, जो समय के साथ परिवर्तित होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन है डी। डीसी जनरेटर में चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष यानी कि MNA अक्ष ज्यामितीय न्यूट्रल अक्ष यानी कि GNA से मिलता है। तो कब मिलता है, ये दोनों कब मिलते हैं? तो ऑप्शन है जनरेटर पर कोई लोड नहीं होता है, या जनरेटर पूरे लोड में कार्य कर रहा हो, अथवा जनरेटर ज़्यादा लोड पर कार्य कर रहा हो, जनरेटर निर्धारित गति पर कार्य कर रहा हो। तो हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जो जनरेटर होता है और उसके बीच में आर्मेचर होता है, तो आप हमेशा ये याद रखिए, क्वेश्चन आ चुका है ये भी काफ़ी बार, कि MNA को हमेशा कहाँ पर रखते हैं? तो MNA को हमेशा ब्रश में रखते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, BMW, इसका नाम तो आप जानते ही होंगे।
कि BMW कार, तो B मतलब हो गया ब्रश, M मतलब हो गया मैग्नेटिक एक्सेस। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि ब्रश हमेशा मैग्नेटिक एक्सेस में रखते हैं। तो चलिए हम आपको यहाँ बताते हैं कि जब ये आर्मेचर होता है तो यहाँ पे हमेशा GNA होता है और MNA होता है यहाँ पर। जैसे ही हम लोड देते हैं तो ये जो ब्रश है ये शिफ्ट हो जाता है थोड़ा इधर लोड देने पर। अगर लोड नहीं देते हैं तो यहीं पर MNA और GNA दोनों साथ में होता है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। आप यहाँ पे लिखा देख चुके होंगे कि DC जनरेटर में चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष ज्यामितीय न्यूट्रल अक्ष से मिलता है जब जनरेटर पर कोई लोड नहीं होता है, क्योंकि उदासीन अक्ष की स्थिति अपरिवर्तित रहती है, जबकि चुंबकीय उदासीन अक्ष की स्थिति आर्मेचर प्रतिक्रिया के साथ बदलती रहती है। चुंबकीय उदासीन अक्ष अर्थात मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सेस ब्रश के साथ परिवर्तित होती रहती है। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यंत्र में हिस्टेरिसिस और एडी करंट के दोष में मुक्त रहता है, मतलब उसमें ना हिस्टेरिसिस लॉस होती है ना ही एडी करंट लॉस। तो ऑप्शन है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मूविंग आयरन, मूविंग कॉयल, परमानेंट मैग्नेट टाइप या मूविंग कॉयल डायनोमोमीटर टाइप। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक। और हमको बताते हैं ये ऑप्शन क्यों नहीं है। मूविंग आयरन, आपने नाम से ही सुना होगा मूविंग आयरन, आयरन मतलब लोहा, और आपने आयरन लॉस जो आपने पढ़ा होगा तो वो एडी करंट लॉस और प्लस हिस्टेरिसिस लॉस मिलके होते हैं। तो मूविंग आयरन वाले में ये दोनों दोष होंगे। और ये परमानेंट, ये मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट टाइप जो है इसमें भी मैग्नेट होगा, और मूविंग कॉयल है तो कॉयल में भी आपकी दोष होगी। और ये भी मूविंग कॉयल डायनोमीटर टाइप है तो इसमें भी दोष होगी। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि स्थित, जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर स्थैतिक डिवाइस है उसी प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगर में नियंत्रित आघूर्ण यानी कि कंट्रोलिंग टार्क किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हम आपको बता दें, ऑप्शन सी। क्योंकि ये हम आपको बता दें कि मेगर जो होता है एक मूविंग कॉयल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, तो इसमें जो कंट्रोल टार्क मिलता है वो भी आपको कॉयल के द्वारा ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है कि सूची फर्स्ट को सेकेंड से मिलाइए। तो आपने ओम का नियम तो पढ़ा ही होगा, V=IR। तो आपका ए ऑप्शन वोल्टेज तथा धारा से संबंध, यानी कि आपका ए से तीसरा सही है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे कि ए से तीसरा आपका ओनली और ओनली डी में है। मान लीजिए अभी अन्य भी किसी में होता तो आप ये देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आप जनरेटर को तो जानते ही होंगे, यहाँ पर आप थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज हो गए होंगे, ये उत्पादक मतलब जनरेटर ही होता है। तो जनरेटर को आप हमेशा देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में, सॉरी। तो आप मैकेनिकल पावर देंगे तो मैकेनिकल पावर आप हाथ से देंगे तो आप दाहिने हाथ से घुमाते हैं हमेशा जनरेटर को। तो आप ये हाँ याद रखिए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम उत्पादक अर्थात जनरेटर के लिए। तो बी ऑप्शन 2। तो आपका A3B2 हो गया। C4 यानी आवर्तित 4, आवर्तित अर्थात होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को हम AC जनरेटर भी कहते हैं। और कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम आपने देखा होगा Q=CV, और C मतलब कैपेसिटर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनर डायोड स्थिर रूप से प्रयोग करते हैं रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में, या दोनों में, या कोई शून्य बायसिंग में। तो इसका सही आंसर है ए रिवर्स बायस में। जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह
वर्क करता है। कभी कभी आपको जेनरल डायोड का सिंबल बताने के लिए आ जाता है, तो जेनरल डायोड मतलब जेड, तो आप यहाँ पे जेड बना दीजिए। और हम आपको एक और बता दें कि कभी कभी टनल डायोड भी आ जाता है। तो टनल डायोड आप टी बनाने को सोचेंगे, टी से टनल होता है, तो आप टी यहाँ बनाइए और ये थोड़ा सा जो ये लकीर है, ये लकीर को इधर से हटाकर थोड़ा यहाँ लगा दीजिए, थोड़ा यहाँ लगा दीजिए, तो आपका टनल डायोड हो गया। और हम आपको एक और बता दें, वैरेक्टर डायोड भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो वैरेक्टर डायोड होता है आपका एक प्रकार का तो दोस्तों वैरेक्टर डायोड होता है आपका ऐसे और ऐसे। वैरेक्टर नाम से ही आपको लग रहा होगा, वैरेक्टर मतलब कि उसमें कैपेसिटर आएगा आपका, तो ये कैपेसिटर का चिन्ह आप ऐसे होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक में से गुजर रही धारा से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के बारे में दर्शाने वाला नियम कौन सा नियम है? ओम का नियम। ओम का नियम तो आप जानते ही होंगे, V=IR। जूल का नियम जो होता है H=I²RT, तो ये हीट के लिए होता है। तो किसी चालक से गुजर रही धारा से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, ऊष्मा मतलब हीट, ये H, तो यही आपका बी ऑप्शन सही है। केल्विन का जो लॉ होता है वो केबल के लिए अप्लाई होता है, और फैराडे लॉ आपने पढ़ा ही होगा,